नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। तो देखिए, समास जो है हम यहाँ पर पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि समास से जुड़ी हुई जो सारे टॉपिक्स थे, जो कारक चिन्ह हैं या जो कारक चिन्हों का प्रयोग हम समास में करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं। तो समास जो है आपके हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि हिंदी में आपकी क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, इसमें समास आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आगे भी जब आप आगे हायर स्टडीज में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उसमें भी समास जो है आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए, समास क्या है। समास क्या है? समास है संक्षिप्त करने की विधि। समास का शाब्दिक या समास शब्द का अर्थ है, केवल आप इतना सरल शब्दों में इसको समझेंगे। समास शब्द का अर्थ है, केवल समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। संक्षिप्त करने की विधि, ठीक है। तो संक्षिप्त करने की विधि यानी संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप, ठीक है। संक्षिप्त का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप, यानी कि किसी चीज को कम शब्दों में लिखना, छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है? संक्षिप्त में। आपने देखा होगा आपके एग्जाम में भी आता है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, यानी कि आपको बहुत लंबा चौड़ा उत्तर नहीं देना है, आपने कम शब्दों में एक महत्वपूर्ण आंसर आपने देना है। बिल्कुल जो राइट आंसर है, कम शब्दों में आपने वो लिखना है। बहुत ज्यादा कहानी आपने नहीं लिखनी है, या आपने पूरे चैप्टर का सार वहां पर नहीं लिखना है, ठीक है। तो संक्षिप्त करने की विधि समास का अर्थ है। अब देखिए, और ये जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कि संक्षिप्त करने की ये जो प्रक्रिया है, इसको समासीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समासीकरण की प्रक्रिया, इसको कहते हैं समासीकरण की प्रक्रिया। जब हम इसको संक्षिप्त करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं समासीकरण। और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि, और इस विधि को भी कहा जाता है समासीकरण, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करते हैं समासीकरण। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी। 4 राहों का समूह, 4 राहों का समाहार, ठीक है। 4 राहों का समाहार जहां पर हम लिखेंगे, अब देखिए हर जगह में 4 राहों का समाहार, कि वहां पर एक 4 राहों का समाहार है, वहां पर एक 4 राहों का समाहार है, ना कहकर मैं इसको लिखूंगी चौराहा। क्या लिखूंगी? चौराहा। इस तरह से घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार जो यहाँ पर शब्द है, उसको क्या लिखा जाता है? शॉर्ट में, संक्षिप्त में घुड़सवार। क्या लिखा जाता है? घुड़सवार, ठीक है। इसी तरह से राजा का महल, आप बार बार ऐसे कहेंगे कि वो देखो राजा का महल, ये देखो राजा का महल, ये देखो राजा का महल। हम क्या कहेंगे? वह देखो राजमहल, यह देखो राजमहल। तो देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं? संक्षिप्त करते हैं। ये हमारा संक्षिप्त रूप है किसी भी शब्द का।
तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, देखिए हमने यहाँ पर देखा कि हमने 1 2 3 यानी कि 2 या 2 से, जैसे राजा का महल, तो राजा और महल 2 शब्द हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 राहों का समाहार 3 शब्द हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब हम एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। क्या परिभाषा बन रही है यहाँ पर समास की, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब हम एक नया शब्द बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है या समासीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समास या समासीकरण कहा जाता है इस प्रक्रिया को, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर हमने सीखा कि समास होता क्या है, ठीक है। अब देखिए बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और कई मतलब ये होता है कि आप चाहे 10 बार पढ़ लें लेकिन बच्चे हमेशा भूल जाते हैं कि समास होता क्या है, समास किसे कहते हैं और कैसे। और देखेंगे अभी आप आगे जब समासीकरण करेंगे तो और ज्यादा इजी लगेगा आपको, और ज्यादा सरल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी। कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, कुछ चीजें हैं जो आपने समझनी है, और बस उसके आधार पर आप इस टॉपिक को आराम से कर सकते हैं, आसानी से और इजीली कर सकते हैं। देखिए क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर कंफ्यूज करती है, तो वही चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर करनी है, वही बातें आपकी क्लियर करनी है। तो सबसे पहले जो परिभाषा हमने यहाँ पर बनाई है हम उसको लिखेंगे। क्या परिभाषा हमारी बनकर आई है यहाँ पर, जो हमने अभी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया, उसके आधार पर जो अभी हमने यहाँ पर परिभाषा बनाई, तो परिभाषा है 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। शब्द बनाया जाता है, ठीक है। एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है, ठीक है। तो समास क्या है, एक प्रक्रिया है, संक्षिप्त करने की एक विधि है, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक जो शब्द आता है वो है समस्त पद। इसको लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से हाईलाइट करके लिखेंगे, समस्त पद। समस्त पद। अब ये समस्त पद क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया समास है, लेकिन समस्त पद क्या है, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द, ठीक है।
समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है, या आप ये लिखेंगे समासीकरण की प्रक्रिया से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, जो समासीकरण की प्रक्रिया से बनता है नया शब्द वो समस्त पद कहलाता है। क्लियर? तो ये देखिए, यहाँ पर आपको एक ही चीज को मैंने दो तरह से बताया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। समस्त पद क्या होता है? जो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बनता है या समासीकरण की प्रक्रिया से जो बनता है वो समस्त पद कहलाता है। तो दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। सबसे पहले आपको समास की परिभाषा क्लियर हो गई कि समास किसे कहते हैं, और उसके बाद जो समासीकरण के प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है, यानी कि जो संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। और इसके बाद एक और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपने देखा होगा, समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। ठीक है, ये आपने कई बार क्लास 8 में भी शायद आपने पढ़ा होगा। समास विग्रह करके समास का नाम बताइए। समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह करना। समास विग्रह किसे कहते हैं? अब देखिए, एक तो हमने करी समासीकरण की प्रक्रिया, जिसमें हमने अनेक शब्दों को संक्षिप्त किया और एक शब्द बनाया, और समासीकरण की प्रक्रिया वो कहलाई। ठीक है, लेकिन समास विग्रह क्या होता है? समस्त पदों को अलग अलग करना। समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि अभी आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया शब्द बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ठीक है, और अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके बना नया शब्द जो है वो समस्त पद कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। जैसे देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब देश के लिए भक्ति जो आपका एग्जाम्पल है, ये उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपके लिख रही हूँ कि समस्त पद क्या होता है। देश के लिए भक्ति, तो इसको हम संक्षिप्त करेंगे, होगा नया शब्द हमारा देश भक्ति। नया शब्द क्या है? देश भक्ति। ठीक है, तो देश भक्ति जो हमारा नया शब्द है वो क्या है? समस्त पद है। इसे क्या कहेंगे हम? समस्त पद कहेंगे। लेकिन अब मैंने आप लोगों से कहा समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? तो समस्त पद को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। अब आपको शब्द दिया है देशभक्ति, और आपसे कहा है कि आप इस शब्द का समास विग्रह करें और समास का नाम बताएं। तो देखिए, ये समास का नाम बताएं जो मैं बोल रही हूँ, ये तो हम अभी आगे समास के भेद पढ़ेंगे, तब आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर कैसे हम समास विग्रह, यानी कि हमने कहा कि समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह देखिए, ये आपका समास है या समस्त पद किसको हम कहेंगे, और इसका हमने किया समास विग्रह। ठीक है,
समस्त पद का हमने समास विग्रह किया। नर नारी, ठीक है, या यथा शक्ति, या जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, देश भक्ति, एक ही शब्द है देशभक्ति, तो इनका हमने समास विग्रह किया। नर नारी, तो क्या होगा, समास विग्रह कैसे करेंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों को, नर और नारी, ठीक है। यथाशक्ति, यथा यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। क्लियर हुआ, समास विग्रह क्लियर हुआ। जो समस्त पद है उसको उसी की पूर्वावस्था में लेकर आ जाना, यानी कि उसको अलग अलग कर देना, समास विग्रह कहलाता है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 आपने समास देखे, 4 आपने यहाँ पर समास, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं केवल, और तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं, तीनों में आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ और चीज दोनों को अलग कर रही है, यहाँ पर कुछ और चीज दोनों को अलग कर रही है, और यहाँ पर कुछ और चीज दोनों को अलग कर रही है। देख सकते हैं आप स्पष्ट रूप से कि हमने समास विग्रह के एग्जाम्पल में देखा कि हमें यहाँ पर केवल 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, और तीनों को तीनों विग्रह करने वाली यानी कि अलग करने वाली जो विभक्तियां हैं, विभक्तियां क्या होती है, जो अलग अलग करती है, ठीक है। तो जो विभक्ति चिन्ह है जो वो आपके तीनों अलग अलग है, एक में और है, एक में के है, एक में के लिए है, ठीक है। तो इसके ही आधार पर, इन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर समास की विभक्तियां आपको बताएंगे, यानी कि समास के प्रकार आपको बताएंगे, समास के भेद आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर कारक चिन्ह पढ़ा दिए हैं, मैंने आपको यहाँ पर कारक चिन्ह का क्रिया पर प्रभाव पढ़ा दिया है, मैंने आपको काल पढ़ा दिया है। तो उसी के अनुसार अब आप काफी चीजें समझ गए होंगे कि जितने विभक्ति चिन्ह होंगे यानी कि भेद भी अलग होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर हमारा आज का वो है समास के भेद, समास के भेद। तो देखिए समास के जो भेद है ये आपके 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के जो भेद है वो 6 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर, सबको लिख लीजिए पहले, अव्ययी भाव समास, समास, ठीक है। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका कर्मधारय समास, नंबर 4 है आपका द्विगु समास, नंबर 5 है आपका द्वंद्व समास,
और नंबर 6 और लास्ट है आपका बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के आपके समास होते हैं, 6 भेद होते हैं समास के, जो हमने यहाँ पर लिखे एक एक करके। तो अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबके जो एक तरह से सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसीलिए यहाँ पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अब एक एक करके हम सभी समासों को यहाँ पर पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं को जानेंगे, और उसके आधार पर हम देखेंगे कि कैसे हम समास विग्रह करेंगे और कैसे हम बताएंगे कि इस समास में इस शब्द में कौन सा समास है। तो अब देखिए, हर एक समास की अपनी अलग अलग विशेषता है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है, यहाँ पर आपको कुछ चीजें जो है नोट करनी है, यहाँ पर आपको कुछ चीजें हमेशा के लिए पक्के तौर पर दिमाग में रखनी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और देखिए, कहीं पर भी आपको रटना नहीं है। अब ये इतने सारे शब्द आप देख रहे हैं, तो कहीं पर भी आपको रटना कुछ नहीं है, बस समझना है और थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहला है आपका अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास को ही हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो देखिए, अव्ययी भाव समास, मैंने अभी आपको बताया कि रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, रटना कुछ नहीं है, क्योंकि रटने से मिक्स हो जाएगा पूरा और सारे समास जो है आप गड़बड़ कर देंगे। तो जैसे अव्ययी भाव कहा, तो अव्ययी भाव यानी कि अव्यय का भाव यहाँ पर आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। अब अव्यय मुझे लगता नहीं कि आपको बताना पड़ेगा। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। अब देखिए, यहीं पे समझ लीजिए, अव्यय होता है बोल दिया मैंने, तो अव्यय क्या होता है। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हमने पूरे हिंदी में जितने भी शब्द हैं उनको हमने 8 भागों में बांटा। मैंने शुरुआत में बताया था कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया, जिनमें से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन चारों को रखा हमने विकारी शब्दों के अंतर्गत। विकारी शब्दों के अंतर्गत कैसे, कि जो चेंज हो जाते हैं, जो बदल जाते हैं लिंग के आधार पर, काल के आधार पर, वचन के आधार पर। यानी कि अगर आप लड़का शब्द लिख रहे हैं तो उसका लड़की भी हो सकता है, उसका लड़के भी हो सकता है, उसका लड़कियां भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अच्छा शब्द अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी भी हो सकता है, अच्छे भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रिया है, क्रिया में अगर जाता है लिखते हैं तो जाती है भी हो सकता है, जाते हैं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, चेंज होने वाले, परिवर्तनशील है। तो विकारी हुए, विकार इनमें आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो 8 जो शब्द थे, 8 को हमने 4 अलग अलग भागों में बांट दिया। चारों को रखा विकारी शब्दों के अंतर्गत, चारों को रखा अविकारी शब्दों के अंतर्गत। अब देखिए, संज्ञा शब्द जो होंगे, सर्वनाम शब्द जो होंगे, क्रिया शब्द जो होंगे और विशेषण जो होंगे, वो चारों ही आपके विकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। क्लियर, वो चारों ही आपके विकारी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। लेकिन क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये 4 जो आपके शब्द हैं, ये 4 आते हैं आपके अविकारी शब्दों में। यानी कि ये
चेंज नहीं होते, ये परिवर्तन नहीं, ये अपने आप में चेंज नहीं करते, ना तो लिंग के आधार पर, ना ही वचन के आधार पर, ना काल के आधार पर, ना पुरुष के आधार पर। अब देखिए पुरुष के आधार पर कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम में जो पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी आपके 3 भेद होते हैं। आपका एक तो होता है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो अन्य पुरुष, ठीक है। तो जैसे आपका उत्तम पुरुष है तो वो सारी चीजें चेंज हो जाती है, मैं, वह, तुम, ठीक है, मैं, तुम, वह, तो ये चेंज हो रहा है, पुरुष भी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अविकारी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अविकारी शब्दों में वो शब्द आपका हर जगह एज इट इज बिल्कुल उसी तरह से यूज होगा जैसे कि वो है, ठीक है। तो ऐसे हमने हिंदी में व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा, 4 को रखा विकारी में, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और 4 को रखा अविकारी यानी कि अव्यय शब्द भी हम इनको कहते हैं अव्ययी। अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च के, जो अपना कुछ भी खर्च नहीं करता, कुछ भी व्यय नहीं करता। अगर सीधे शब्दों में कहें अपरिवर्तनशील, जो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, अब समझ आ गया, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखिए ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। फिर से वापस चलते हैं, क्योंकि अगर आपको क्लियर करना है तो यहीं पे क्लियर कर दूंगी मैं आपको कि पूर्व पद और उत्तर पद, ताकि आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे ये मैंने आपको पूरा बताया कि ये समस्त पद है, ये समासीकरण की प्रक्रिया है, तो इसमें जब हम यहाँ पर नया हमने शब्द बनाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 शब्द है, देश के लिए भक्ति। अब शब्द तो 2 ही है, बीच में क्या है, बीच में आपका विभक्ति चिन्ह है, बीच में विभक्ति चिन्ह, शब्द केवल 2 है, देश और भक्ति। तो इसमें देश आपका पूर्व पद है, ठीक है, देश क्या है, ये आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है, ठीक है, ये आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा समस्त पद होता है वो हमेशा 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास में जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, सॉरी पूर्व पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है, अव्यय होता है, अव्यय, इसको ऐसे लिखेंगे हम, अव्यय हो तथा प्रधान हो। प्रधान का अर्थ आपको पता है मुख्य, प्रधान का अर्थ क्या होता है, मुख्य, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो या प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हुआ कि उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं जिसका पूर्व पद अव्यय हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। अब देखिए जो आपका जो पूर्व पद होता है, फिर से मैं आपको बता दूंगी कि ये अव्यय है, तो ये किसी भी लिंग वचन कारक के कारण चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भर, समस्त पद और समास विग्रह, क्योंकि समास आप तभी बताएंगे जब आप समस्त पद का समास विग्रह करेंगे, तभी आप समास बता पाएंगे। मैंने कहा पूर्व पद भर,
पेट। ठीक है, तो इसको समास विग्रह कैसे करेंगे? पेट को भरकर। ठीक है, पेट को भरकर। ऐसे ही यथा शीघ्र। यथा शीघ्र यानी कि यथा शीघ्र को कैसे लिखेंगे? जितना शीघ्र हो सके। जितना शीघ्र हो सके। प्रति मास। प्रत्येक मास। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखेंगे भर पेट, दो शब्द है। यथा, प्रति, ये सब इनका पूर्व पद है। ये सब क्या है? इसका पूर्व पद है। और मैंने कहा कि पूर्व पद कभी भी आपका चेंज नहीं होता है, पूर्व पद आपका कभी भी बदलता नहीं है। तो यहां पर यथा शीघ्र यानी कि जितना शीघ्र हो सके। तो यथा, प्रति, भर, ये सब क्या है? अव्यय शब्द है और यही मेन भी है। अब देखिए मेन कैसे है? पेट को भरकर। ठीक है, पेट को भरकर, पेट भरने की बात की है। जितना शीघ्र हो सके, शीघ्र तो है लेकिन जितना शीघ्र हो सके, यथा शीघ्र करो, कहते हैं ना यथा शीघ्र, तुरंत करो। प्रत्येक मास यानी कि हर महीने, प्रत्येक मास। इस तरह से इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हम और लिख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर समझ जाएं। जैसे आजीवन, और कुछ के समास विग्रह आप भी करेंगे। अब देखिए एक सरल सा यहाँ पर लिखती हूँ जो आपको पहले भी बताया है। यथा संभव। इसी तरह से हर घड़ी, बेशक, या प्रतिपल, या भरसक। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर शब्द हैं जिनको आप समास विग्रह करेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको इनका समास विग्रह करेंगे। अब जैसे मैंने कहा आजीवन, आजीवन, तो यहाँ पर जो आपका आ शब्द है वो क्या है? अव्यय शब्द है। आ क्या है? अव्यय शब्द है और इसका आपने समास विग्रह करना है। और तब आप यहाँ पर आ ही मेन है यानी कि प्रमुख है और आपका आ क्या है? अव्यय शब्द है। फिर से देखिए यथा संभव, यथा शब्द जो आपका है अव्यय शब्द है और कई बार देखिए पूरा पूरा जो पद है वो भी आपका एक तरह से अव्यय होता है, लेकिन हम यहाँ पे पूर्व पद की हमने बात की है तो पूर्व पद हमेशा अव्यय होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पूर्व पद हमेशा अव्यय होगा और पूर्व पद ही आपका हमेशा प्रधान होगा। यथा संभव, तो यहाँ पर समास विग्रह करेंगे हर घड़ी, हर यानी कि प्रत्येक घड़ी। ठीक है, प्रत्येक घड़ी या हर घड़ी। ठीक है, बेशक, बेशक, बे यानी कि बिना, शक, तो इस तरह से समास विग्रह करेंगे। बिल्कुल देखिए आगे भी है प्रतिफल, प्रतिफल। ठीक है, और भरसक। तो ये सभी शब्द मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, इनका आपने समास विग्रह करना है और
ये आपको पता ही है कि ये हम अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल यहाँ पर कर रहे हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। और घर पर एक बार इसको जरूर रिवाइज करें, जितना भी पढ़ा है। समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, और कुछ और एग्जाम्पल्स भी इसके आप लिखेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।